नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी दी न्यूज़पेपर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की कवरेज जारी है और इन सबके बीच सियासी पटकनी तेज हो गई। देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक पार्टी का दामन छोड़ के दूसरा किसी और का पार्टी दामन थाम रहा है और इन सभी के बीच एक सियासी भूचाल पूर्वांचल से आई और पूर्वांचल में सिबगतुल्ला जो कि विधायक रह चुके हैं सपा से और कौमी एकता दल से भी वो विधायक रह चुके हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और इस पर सोशल मीडिया पर जमकर लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। और इन सबके बीच हमारे साथ सुभाष सिंह जी है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पूर्वांचल की राजनीति का ये समीकरण क्यों और कैसे लिया जा रहा है। क्या लगता है सर आपको, ये सिबगतुल्ला का समाजवादी पार्टी का दामन थामना, जो कि मुख्तार अंसारी के भाई है, अफजाल अंसारी के भाई है, वो दूसरे पार्टी में और इनका सपा में होना, किस तरीके से देख रहे हैं? गाजीपुर में एक जगह है मोहम्मदाबाद, जो कि मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, बक्सर के बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से ये एक बार 2007 में और एक बार 2012 में विधायक रह चुके हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये उसी कौमी एकता दल से 2012 में विधायक रहे थे, जिस कौमी एकता दल के विलय का प्रस्ताव अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी ने रखा था शिवपाल यादव के समय। और उस समय शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे और ये वो शिवपाल यादव थे जिन्होंने 2016 के समय में 2017 के चुनावी समीकरण को देखते हुए कौमी एकता दल का अपने पार्टी समाजवादी पार्टी में विलय करा लिया था। और इसको उस समय इस विलय को खंडित सिर्फ ये बोलकर अखिलेश यादव जी ने किया था कि हमारे पार्टी में किसी भी तरह की कोई भी माफियाओं का कोई स्थान नहीं है। और इसके वजह से उन्होंने उस समय जो लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, वो 2012 से 2017 के तत्कालीन अखिलेश यादव के सरकार में कैबिनेट मंत्री का हैसियत रखा करते थे। एक शिवपाल यादव जी उनके चाचा श्री और एक बलिराम यादव जी थे। उसके बाद इन्होंने दोनों लोगों को कैबिनेट मंत्री के पोस्ट से हटाकर यह जताने का कोशिश किया था और जनता के सामने यह दर्शाने का कोशिश किया था कि देखो हमारी पार्टी कितनी साफ सुथरी पार्टी है। उसका देन हुआ कि मुलायम सिंह यादव ने थोड़ा बहुत कुछ अखिलेश यादव को राजनीति के समीकरण को समझाया। उसके बाद ये वापस शिवपाल यादव और बलराम यादव दोनों लोग को कैबिनेट मंत्री बना लिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के नाराजगी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा, जिसके वजह से शिवपाल यादव ने प्रसपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया था। अब मैं बात करता हूँ सिबगतुल्ला अंसारी, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, मतलब अंसारी राजनीतिक घराने के सबसे बड़े उत्तराधिकारी तो मैं नहीं बोलूंगा, सबसे बड़े भाई जो समझना उनके बारे में आप उन पर हम बात करने से पहले आपको टोक रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि शिवपाल यादव जी ने विलय कराया, फिर अखिलेश यादव ने उसे रोक दिया और सियासत की एक ऐसी चाल है कि मीडिया कॉन्क्लेव में बैठ के शिवपाल जी रो रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें शामिल कर लिया जाए, उनको नहीं शामिल किया जा रहा है और उनको कौमी एकता को विलय कराने वाले उसी सिबगतुल्ला की बात जो कर रहे हैं उनको शामिल किया है, चाचा के नहीं लेकिन इनको। देखिए, मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, भारतीय राजनीति का जब हम चर्चा करते हैं और खासकर ये सारे चेहरे पूर्वांचल से आते हैं, तो पूर्वांचल की राजनीति ऐसी राजनीति रही है जहां पर आचरण और नीति को राजनीति के साथ साथ हमेशा बढ़ावा देने का कार्य किया गया है। लेकिन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की अभी की जो राजनीति है उसमें ना कहीं आचरण दिख रहा है और ना कहीं नीति दिख रहा है। और बिल्कुल चाचा और भतीजे का जो महाभारत है वो रोज लोगों के सामने किसी न किसी रूप में दिख रहा है। आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जब आप शिवपाल यादव का और सिबगतुल्ला का समीकरण बैठाना चाहते हैं, आज के तारीख में अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर एम-वाई समीकरण हमको साधना है तो हम सिबगतुल्ला के सहारे मुख्तार अंसारी का आशीर्वाद, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक कुनबा और राजनीतिक घराना आज के डेट में एक माफिया के आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि मेरी राजनीतिक नैया डूब चुकी है। और काहे को अखिलेश यादव? अखिलेश का मतलब होता है अखिल प्लस ईश्वर, जो पूरे संसार का ब्रह्मांड का मालिक हो, ईश्वर हो। ये अखिलेश नहीं, ये अकललेश हैं। इनको मैं अकललेश बताता हूं। ऐसे लोग, भाई साहब, मुख्तार अंसारी पे चाहे 2008 का मऊ दंगा हो या कुड़ेसर चट्टी का कांड रहा हो या उसरी चट्टी का कांड रहा हो या आजमगढ़ जनपद रहा हो या मऊ रहा हो, गाजीपुर रहा हो, फैजाबाद रहा हो, लखनऊ रहा हो, कुशीनगर रहा हो, अंबेडकर नगर रहा हो, गोरखपुर रहा हो, ऐसा कोई भी जनपद नहीं था पूर्वांचल में जहां पर मुख्तार अंसारी पर ग्रुप में केसेस नहीं होते थे। दर्जनों केसेस होते थे। एक योगी आदित्यनाथ आए सन्यासी के रूप में और उन्होंने अरबों खरबों की इस राजनीति से कमाई हुई संपत्ति को नष्ट करने का कार्य किया। इस राजनीतिक
संरक्षण से पल रहे वैसे आपराधिक गैंगों को नष्ट करने का कार्य किया। और आज के डेट में अखिलेश यादव सिर्फ उस राजनीतिक सरपरस्ती के लिए मुख्तार अंसारी को अपने पार्टी का राजनीतिक चोला इसलिए ओढ़ाना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी आचरण और नीति को खत्म कर आने वाले समय में पूरे प्रदेश को ये मैसेज देना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाजवादी पार्टी का जो साइकिल है वो अपराधियों के पैडल मारे बिना नहीं चल सकता है। लेकिन अपराधियों के पैडल मारे बिना नहीं चल सकता है। एक तरफ कह रहे हैं कि अपराध और भ्रष्टाचार पर हम लगाम लगाएंगे, योगी सरकार में बढ़ गया है, और दूसरे तरीके से एक सॉफ्ट गेम, एक अपराधी के संरक्षण के लिए इस तरह का गेम, ये कैसे? बिल्कुल पत्रकार महोदय, आप भी पूर्वांचल के एरिया से ही ताल्लुकात रखते हैं जहां तक मैं आपको जानता हूं, और आप एक चीज़ जरूर देखे होंगे कि पूरे आम जनमानस में अंसारी परिवार को लेकर लोगों के बीच क्या धारणा रहती थी और किस तरह की शक्तियां, किस तरह की ताकतें इनको राजनीतिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करती थी। आपने देखा होगा कि पूरे, चाहे वो मोहम्मदाबाद रहा हो या मऊ रहा हो या घोसी रहा हो या गाजीपुर रहा हो, जब समाजवादी पार्टी और बसपा का, बहुजन समाज पार्टी का सरकार और सत्ता हुआ करता था तो वहाँ पर लोग अपने वोट का प्रयोग करने सिर्फ इसलिए नहीं जाया करते थे क्योंकि उनको पता होता था कि 786 नंबर की 10, 20, 50 गाड़ियां आएंगी जिसमें मुख्तार अंसारी नाम का राजनीतिक सरगना बैठा हुआ रहेगा और वो लोगों को उनके घर तक सुरक्षित नहीं पहुंचने देगा अगर वो अपने लोकतंत्र का जो ताकत है उसको उसके फेवर में नहीं डालते हैं। अब जब सारा सब कुछ खत्म हो गया, हर एक समीकरण खत्म हो गया, आपने देखा होगा 2017 के बाद एक ऐसे नए राजनीतिक युग का शुरुआत हुआ उत्तर प्रदेश में जहां पर अपराधी, माफिया, राजनीतिक ताकतवर ऐसे लोग जो अपराध के सहारे अपने आप को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाना चाहते थे, उनकी संपत्तियां नष्ट की जाने लगी, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाने लगा, उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप जो कि आज तक पुलिस डायरी में इस तरह रखे हुए थे जहां पर दिमक चाट जाते और जब कोर्ट चार्जशीट का मांग करता तो वो बोलते कि हमारे यहां से चार्जशीट गायब हो चुका है। ये सारे पुराने केसेस खुलकर सामने आने लगे। तो इसका डर, हम अखिलेश यादव का चर्चा करेंगे। अखिलेश यादव कोई बहुत बड़े राजघराने परिवार से नहीं आते हैं। डर उनको भी है कि जो मैं गोल्फ अंसल सिटी में इतना बड़ा बंगला बनाकर रह रहा हूं और जो मैं सफाई में इतने बड़े कुनबे का मालिक बनकर बैठा हूं, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सन्यासी है, उसका कोई अपना नहीं है और उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है कि जिस दिन आप उसके जाल में फंसिएगा, सॉरी उनके जाल में फंसिएगा, वो आपके सारे काले करतूतों को सामने ला देंगे। अब ये लोग, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, सबसे बड़ा अपराधी जो अल्पसंख्यक समुदाय से आता हो, लेकिन नहीं, चूंकि हम मुस्लिम हैं इसलिए हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। इस तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए और इस तुष्टीकरण की राजनीति में अपने स्वार्थ की राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये सारे कार्य कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता, भाई साहब, इतनी मूर्ख नहीं रही है। उत्तर प्रदेश की जनता एक एक बात को समझ रही है। मैं एक और बात बताऊंगा, सिबगतुल्ला ने जब कल अखिलेश यादव के मौजूदगी में, अब इमेजिन कीजिए, उत्तर प्रदेश का, देश के सबसे बड़े प्रदेश का जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, वो अपने प्रेजेंस में अपने पास बुलाकर एक माफिया के बड़े भाई को पार्टी की सदस्यता दिलवा रहा है। और वहां पर पता है बयान क्या देते हैं सिबगतुल्ला अंसारी? हम इनके साथ इसलिए हैं कि 2022 के चुनाव में हम फांसीवादी ताकतों को समाप्त करना चाहते हैं। अरे सिबगतुल्ला अंसारी जी, अगर आपको फांसीवाद दिखता तो आप भारत के बगल में जो मुल्क है अफगानिस्तान, वहां पर चले जाते और जाके तालिबानी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते और जाकर दिखाते कि असली अपने कौम को बचाने वाले पुरोधा आप हैं। आप क्या फांसीवादी ताकतों का बात कीजिएगा? फांसीवादी ताकत का मतलब समझ में आता है। आप, कोई बच्चा, कोई युवा अगर राजनीतिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग कर रहा हो, कोई आर्थिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग कर रहा हो, उसको आप सिर्फ इसलिए मरवा देने का कार्य करते थे कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये मेरे राजनीतिक कैरियर के लिए मेरा ओपोनेंट साबित हो सकता है। आपने कितनी राजनीतिक किलिंग्स कराई है। आपको 2005 का भाजपा के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय का हत्या याद रहा होगा। क्यों हत्या हुई थी उनकी? उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने 2002 के उत्तर प्रदेश के आम विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी को हराने का कार्य किया था।
इसलिए आप किसी की हत्या करा देंगे, इसलिए आप किसी की राजनीतिक हत्या करा देंगे। उस समय आप बहुत अच्छा कर रहे थे, आप सामाजिक न्याय के पुरोधा बनकर बैठे हुए थे, तमाम ऐसे लोग आपके साथ आकर जुड़ने का कार्य कर रहे थे। लेकिन जब कोई ऐसा इंसान सामने आता है कि आपके सारे काले करतूतों का काला चिट्ठा खोल कर रख देता है, आप यहाँ से बांदा कांग्रेस की जो युवरानी है प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके आशीर्वाद से, और वहां पर अमरिंदर सिंह बैठे हुए होते हैं, जाकर आप पंजाब के रोपण जेल में रह रहे होते हैं और तरह तरह का बहाना बनाते हैं। लेकिन जब आप पंजाब के रोपण जेल से बांदा जेल आने का कार्य करते हैं तो आपका सारा दर्द खत्म हो जाता है और व्हील चेयर से सीधे आप एकदम फिजिकल फिट ह्यूमन बींग की तरह चलने लगते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज को नहीं देख रही है? समय और वक्त आने दीजिए पत्रकार महोदय, उत्तर प्रदेश की जनता इनके एक एक काले करतूतों को देख रही है। क्या ये लोग बात करेंगे? ये लोग उस समाज से, उस समुदाय से आते हैं जहां पर दो तरह की धारणा की परंपरा रही है, एक कसाब को मानने वाले और एक कलाम को मानने वाले। इस राष्ट्र में बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं जो कलाम के व्यक्तिगत विचारधाराओं से प्रभावित हैं और जो कलाम के व्यक्तिगत विचारधारा से प्रभावित हैं। आज भी उनके लिए राष्ट्रवाद सर्वप्रथम होता है, आज भी उनके लिए राष्ट्र सब कुछ होता है। लेकिन दूसरे तरह के ऐसे लोग हैं जो मुझे नहीं चाहते हुए बोलना पड़ रहा है, ये सिबगतुल्ला अंसारी हो या अफजाल हो या मुख्तार हो, ये लोग कसाब के विचारधारा से प्रभावित लोग हैं। और इनके लिए भारत कैसे कमजोर हो जाए, हम अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हुए, हमारे साथ लिंचिंग हो रहा है, हमारे साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, हमारे साथ किलिंग्स की घटनाएं हो रही है, हमको ज़बरदस्ती केस में फंसाया जा रहा है, हम पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा है। ये तमाम ऐसे नुमाइंदे लोग हैं जो कि ये झूठ और प्रपंच रचकर किसी भी तरह से राजनीतिक रूप से सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं और उस राजनीतिक सत्ता के संरक्षण का उपयोग करके उत्तर प्रदेश को आने वाले दिनों में एक सीमित ऐसा प्रदेश बना देना चाहते हैं जहां पर जब बाहर के लोग उत्तर प्रदेश का नाम सुने तो उनके दिमाग में आए उत्तर प्रदेश का नाम मतलब मुख्तार अंसारी, उत्तर प्रदेश का नाम मतलब अतीक अहमद, उत्तर प्रदेश का नाम मतलब हैदर अली टाइगर, उत्तर प्रदेश का नाम मतलब आजम खान। और दूसरे जगह पर आज के राजनीतिक सत्ता में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उत्तर प्रदेश को सही मायने में ये राम और कृष्ण का प्रदेश रहा है। यहाँ पर काशी, मथुरा और अयोध्या की परंपरा को आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। उसके लिए वो लोग जीवंत होकर दिन रात मेहनत करने का कार्य कर रहे हैं और ये सिर्फ उसी का देन है। चाहे विकासवाद की गंगा बहाने की बात हो, या राष्ट्र से अपराध को समाप्त करने का बात हो, या उत्तर प्रदेश से अपराध को समाप्त करने का बात हो, या आप शिक्षा का बात करें, या प्रधानमंत्री की कोई भी नीतियां कैसे आकर उत्तर प्रदेश में आम जनों के बीच पहुंच रही हो, कोरोना के कंट्रोल का बात हो, या वैक्सीन कार्यक्रम का बात हो, या गन्ना के किसानों के भुगतान का बात हो, हर एक जगह में जब उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर बना हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर एक एक एक्टिविटी में उत्तर प्रदेश सबसे आगे लगा हुआ है। तो इन राजनीतिक सुरमाओं को, और इनको मैं राजनीतिक सुरमा से ज़्यादा तथाकथित राजनीतिक सुरमा बताता हूँ और बताना चाहता हूँ, इन लोगों के लिए अब योगी आदित्यनाथ जी गले के हड्डी के रूप में बन चुके हैं, जो ना घोंटने के काम आता है ना उगलने के काम आता है। और उसी वजह से ये राजनीतिक बेचैनी इन लोगों को इस हद तक प्रभावित कर रही है कि ये बिना किसी आचरण और नीति के किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सत्ता पर सत्तासीन होना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष एक आरोप हमेशा लगाता है कि इनको अतीक दिखता है, इनको अफजाल अंसारी दिखता है, इनको मुख्तार अंसारी दिखता है, इनको विवेक दुबे दिखता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई ठाकुर साहब है, इनको नहीं दिखते, वो अपराधी वो नहीं दिखते। इस आरोप पर क्या कहेंगे? मैं स्पष्ट रूप से आपसे एक बात बताना चाहूँगा। मुन्ना बजरंगी का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उसका नाम प्रेम प्रकाश सिंह था, ठाकुर हुआ करता था। कुत्ते की मौत मारा गया बागपत के पास, आपको पता होगा। किसी ने नहीं पूछा और किसी ने उस समय आवाज़ नहीं उठाने का जुर्रत किया। बलिया से लेकर आजमगढ़ जाकर आप स्थिति देख लिए, वहाँ पर ऐसे लोग, एक से एक अपराधियों का मैं नाम आपको बता रहा हूँ, एक से एक लोग ऐसे हैं, गूगल कर लीजिएगा। और इन लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ, किसी भी जनपद में कोई भी अपराधी रहा हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, अगर उसने गलती किया है तो उसने खामियाजा भुगता है। क्यों आप भूल गए? कुलदीप सिंह सेंगर तो भाजपा के विधायक हुआ करते थे, ठाकुर थे, गलत किए, इसी सरकार में सामने आए और इसी सरकार में सजा पाए। किसी ने भेदभाव नहीं किया उनके साथ। और हाँ, अपराधी का पत्रकार महोदय कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आपको, हमको, आपके कैमरामैन को, किसी को भी टारगेट कर सकता है। तो अपराधी को जाति से वो लोग ही जोड़ते हैं जो लोग इस सनातनी परंपरा में एक गोरखपुर जैसे
मठ के महंत को भी जाति सूचक शब्द लगाकर उनको एक पार्टिकुलर जाति से जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो लोग आज तक, आप बताइए, समाजवादी पार्टी आज तक सत्ता में कैसे बैठी रहती थी? उसके दिमाग में एक ही बात था, हिंदुओं को आपस में लड़ा दो, यादव हमारे साथ हो जाएंगे और मुसलमान का वोट मेरे साथ जुड़ जाएगा, एम और वाई का समीकरण बैठा करके हम हमेशा सत्ता में बैठे रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक इतिहास का जब आप चर्चा करेंगे तो आप देख लेंगे बहुजन समाज पार्टी का क्या आइडियोलॉजी था। आप ब्राह्मणों से चप्पल उतरवा कर अपने पास बुलाएंगे और बोलेंगे कि मेरा पैर छुए बिना अंदर नहीं आ सकते हो, और बाहर नारा लगवाएंगे कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये तो पूर्वांचल में एक नेता है बृजभूषण शरण सिंह जी का, उनका बयान था शायद। देखिए, जब आप बृजभूषण शरण सिंह जी का नाम लेते हैं तो वो लोग पूर्वांचल के राजनीति के चाणक्य हैं। उन लोगों के राजनीतिक स्थिति को जब हम समझते हैं, जब देखते हैं, तो हमें लगता है कि उनके यहाँ सम्मान भाव से हर एक लोग जाते हैं और वहाँ पर ऐसी न्यायिक व्यवस्था बनी हुई है कि न्याय पाकर अपने घरों को लौटते हैं। तो ये उनका अपना राजनीति करने का तरीका है। और बिल्कुल उन्होंने ये बात, मैं सुना था उनका बयान, उन्होंने ये बात बोला था कि एक भी ऐसे लोग हों जो बता दे कि बहन जी के यहाँ जाते हों और बहन जी उनको बिना पैसा लिए हुए टिकट दे देती हों। एक भी ऐसे लोग हों, चाहे वो ठाकुर समाज से हों या ब्राह्मण समाज से हों या वैश्य समाज से हों, वो बहन जी के यहाँ जाएं और बिना चप्पल जूता उतारे हुए जाकर उनके पास बैठ जाएं। तो उन्होंने, चूंकि बहुत लंबा उनका राजनीतिक इतिहास रहा है बृजभूषण शरण सिंह जी का, उन्होंने ये चीज़ देखा होगा तभी ये बोला होगा। लेकिन उसके साथ साथ जब हम प्रदेश की राजनीति की चर्चा कर रहे हैं तो आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम अगर आज भी नहीं सुधरे तो प्रदेश की राजनीति को हम किस दशा और दिशा में लेकर जाएंगे। और पत्रकार महोदय, आप इस बात को मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश निरंतर योगी आदित्यनाथ जी के कामों के द्वारा जिस निरंतरता को, जिस अग्रसरता को पा रहा है, आने वाला वो दिन नहीं है कि अगर आज के डेट में 60% लोग जुड़े हुए होंगे, 2022 का अभी 5 से 6 महीने का समय है, चुनाव आते आते कम से कम 80% लोग जुड़ जाएंगे। कुछ ऐसे नुमाइंदे आएंगे जो अपनी राजनीतिक फायदा के लिए कोई सिबगतुल्ला का इस्तेमाल करेगा, कोई अतीक का इस्तेमाल करेगा। अभी ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में विकास दुबे का प्रकरण सामने आ जाए। लोग ये नहीं समझेंगे कि ब्राह्मण हमारे लिए सदैव पूज्य रहे हैं और ब्राह्मण के इशारों पर ही हम लोग चलने का कार्य करते हैं। लेकिन जो लोग ब्राह्मण के अधिकारियों को संटिंग में रखने का कार्य करते थे और लाइन हाजिर करने का कार्य करते थे, आज उनको ब्राह्मण भी याद आएंगे, आने वाले समय में उनको वैश्य भी याद आएंगे, दलित भी याद आएंगे, महादलित भी याद आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता एक ऐसे सत्ता को निरंतर देखने का कार्य कर रही है जहां उसे पता चल चुका है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के सिटीजन हैं तो योगी आदित्यनाथ जी के लिए इतना ही काफ़ी है। वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और आजम खान चले जाएं आजम खान समाजवादी में अतीक अहमद चल जाएं, बहुजन समाज पार्टी में सिबगतुल्ला जी आ ही गए। अभी बहुत सारे ऐसे लोग, चूंकि हमारे पड़ोसी हैं, ये लोग बता रहे हैं कि अफजल अंसारी भी बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले हैं। और एक और बात मैं अभी याद दिलाना चाहता हूं आपको कि 2017 के चुनाव में मुख्तार अंसारी खुद कौमी एकता दल से चुनाव लड़े थे और इनके बेटा अब्बास अंसारी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जो तरह तरह के राजनीतिक हथकंडे अपनाने का कार्य करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ राजनीतिक हत्याएं हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम करने का कार्य करेंगे। कुछ ऐसे भी कोशिश करते ये लोग, 2013 का मुजफ्फरनगर का आपको दंगा याद होगा कि कुछ दंगा करा दें, दंगा कराने के बाद वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का कार्य करें। तो ये लोग तरह तरह की प्रदेश में अस्थिरता का माहौल पैदा करने के लिए राजनीतिक हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन पत्रकार महोदय, आप मानकर चलिए कि जीत हमेशा सत्य की होती है। तो एक सिबगतुल्ला क्या 100 सिबगतुल्ला भी आ जाएंगे तो आज उत्तर प्रदेश में जिसकी सत्ता है, जनता उसको देख रही है, जनता बड़ी विश्वास से उन्हें देख रही है। और 100 सिबगतुल्ला और 100 मुख्तार भी इस सत्ता को नहीं हिला पाएंगे। आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही प्रदेश की सरकार